नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण वो खबरें बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में कौन कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि देखिए, हाल ही में आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आधार से संबंधित ये पोर्टल है। क्या है उसको हम समझेंगे। फिलहाल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही जवाब आपका होगा विकल्प सी। ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आप जानते हैं कि जैसे आप बैंक जाते हैं तो बैंक जाने के बाद आपके आधार का सत्यापन करना होता है। ऐसे में बैंक क्या करता है, आपके आधार का अगर सत्यापन उसको करना होगा तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब इसके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि जो जिस क्रियाविधि में 4 दिन 3 दिन का समय लगता था, अब वो चीज जल्दी होती हो, मतलब इसको जल्दी करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि जो समय है किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिफाई करने के लिए वो कम से कम हो। इसका उद्देश्य यही है कि जो आधार सत्यापन है, ऑथेंटिकेशन है, उसकी जो मंजूरी प्रक्रिया है उसको बहुत ही आसान बना दिया जाए। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि लोगों को सुविधाएं मिले, सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सके। वो इसके माध्यम से क्या किया गया कि कानूनी बदलाव भी किया गया। आधार अधिनियम 2016 में बदलाव के बाद ये शुरू हुआ है और जनवरी 2025 में इस चीज को लागू किया गया। इसमें क्या होगा कि जो आधार का सत्यापन है उसका उपयोग सरकारी और निजी सेवाओं के लिए कैसे बढ़ाया जाए और बेहतर तरीके से कम समय में, इस चीज के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्योंकि आधार जो होता है एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान इसको माना जाता है। कितने अंकों की संख्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये एक विश्वसनीय हमारी डिजिटल पहचान को इंगित करने वाली जितने अंकों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वो संख्या होती है। अब देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोग लगभग 100 अरब से ज्यादा बार आधार का सत्यापन कर चुके हैं। इसका मतलब है कि ये काफी लोकप्रिय भी है, काफी प्रचलित भी है। अब किसे और क्या फायदा होगा? जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां पर अगर अस्पताल में आधार से रजिस्ट्रेशन आप कराने जाते हैं तो ये प्रक्रिया आसान होगी। पोर्टल के माध्यम से सारी आपकी डिटेल वहां पर पता चल जाएगी। ई कॉमर्स में भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं, वो भी आधार से विक्रेताओं की पहचान कर सकेंगे। शिक्षा में भी अगर नामांकन हो रहा है तो वहां भी स्कूल और कॉलेज छात्रों को आधार से ही वेरीफाई कर सकते हैं। नौकरी और स्टाफ वेरिफिकेशन भी कंपनी आधार से कर्मचारियों की हाजिरी ले सकती है। इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि जो प्रक्रिया लंबी थी वो प्रक्रिया आसान हो सके और सुलभ हो सके। तो इस पोर्टल पर क्या होगा, आवेदन करके आसानी से आधार का प्रमाणीकरण जो है उसकी मंजूरी तुरंत मिल जाएगी। और भविष्य में ये कोशिश की जा रही है कि इसको और एडवांस बनाते हुए जो फेस ऑथेंटिकेशन होता है, जो चेहरे को स्कैन करके या चेहरे के हिसाब से ये चीज पकड़ी जा सके, फेस ऑथेंटिकेशन जैसी जो नई तकनीकी है उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। ये पोर्टल आधार से जुड़ी सेवाओं को तेज बनाएगा, आसान बनाएगा और सुरक्षित बनाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 11वां अध्यक्ष बनाया गया है, किसको बनाया गया है नाम आपसे पूछा जा रहा है। उर्जित पटेल, तुहिन कांता पांडे, शशिकांत दास, माधवीपुरी बुच। तो देखिए यहाँ पर जो माधवीपुरी बुच थी ये इससे पहले थी, 10वीं थी, और ये पहली महिला भी थी जो कि सेबी की हम कह सकते हैं अध्यक्ष थी। अब इनकी जगह ही बी ऑप्शन आपका सही है, तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है 11वां अध्यक्ष जो है, ये 11वें अध्यक्ष के रूप में। कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। माधवीपुरी बुच के स्थान पर, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने यह स्थान लिया है तुहिन कांता पांडे जी ने। इनकी बात करें तो 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस और केंद्र राज्य सरकार में वित्तीय नीति, सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन से जुड़े अहम पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। सेबी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और वैधानिक स्थिति इसको प्राप्त हुई थी 1992 में। भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार के नियामक के तौर पर इसको देखा जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। अगला है प्रश्न, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। वो ये है कि होली के इस पावन अवसर पर आपके लिए दृष्टि आइस लेकर आया है अब तक की सबसे बड़ी छूट। ये छूट मिल रही है आपको 60%, वो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर 5 से 12 मार्च तक। साथ साथ अगर आप देखें तो बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी ये छूट मिल रही है 40% की।
साथ ही साथ इसके लिए अगर विस्तार से जानकारी आप चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, इस महा छूट का लाभ उठाएं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोवा में प्राचीन सिला हुआ जहाज लॉन्च किया गया। सिला हुआ जहाज क्या होता है? सबसे तो खास बात यह है, तो देखिए ये जो जहाज है, ये हमारी प्राचीन जो जहाज निर्माण की जो यहाँ पर परंपरा थी उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में 5वीं शताब्दी की बात कर लें तो वहां पर जहाज निर्माण की तकनीकी उन्नत थी। तो उसकी याद में हम कह सकते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए यहाँ पर एक सिला हुआ जहाज लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च हुआ तो इसको आपको बताना है। और प्रश्न ये है कि ये जो एक प्राचीन पेंटिंग से ये प्रभावित है, तो वो प्राचीन जो पेंटिंग है वो किस स्थान पर मिली है जिससे प्रभावित होकर इस सिले हुए जहाज को गोवा में लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में विकल्प आपके सामने है। एलोरा की गुफाओं में वो पेंटिंग पाई गई, अजंता में, महाबलीपुरम मंदिर में या कोणार्क सूर्य मंदिर में। तो इसका सही जवाब है अजंता की गुफाओं में एक पेंटिंग मिली थी और उसी पेंटिंग से इंस्पायर होके इस जहाज को बनाया गया और प्राचीन भारत की जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तौर पर जहाज निर्माण तकनीकी है उसको याद करते हुए इसको कार्य रूप में यहाँ पर परिणत किया गया, कार्य रूप में देखा जा रहा है। लॉन्च स्थान क्या है तो गोवा के दीवर द्वीप पर जलावतरण इसका किया गया है अजंता की गुफाओं से प्रेरित चित्र के आधार पर। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है तो भारत की जो समृद्ध समुद्री विरासत है उसको कैसे हम फिर से पुनर्जीवित कर सके। और इसमें संयुक्त भागीदारी किसकी थी तो भारतीय नौसेना की थी, संस्कृति मंत्रालय की थी, होडी इनोवेशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो गोवा स्थित जहाज निर्माण का काम करती है, इन तीनों की भागीदारी थी। संयुक्त भागीदारी का यह परिणाम था। इस जहाज की विशेषताओं की अगर बात करें तो 5वीं शताब्दी के प्राचीन तकनीकी जो थी उसी से इसको बनाया गया है। अब वो प्राचीन तकनीकी क्या थी तो उसमें देखें प्राकृतिक रूप से जो सिला हुआ जहाज ये है, इसमें नारियल के रेशे से सिलाई की गई है, इसमें लकड़ी को काट छाट कर जोड़ तोड़कर कायर की रस्सी और प्राकृतिक रेजिन का इसमें उपयोग किया गया है और कपास की पाल द्वारा ये चलता है बिना किसी आधुनिक ईंधन के। डिजाइन और प्रेरणा की बात करें तो महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में एक प्राचीन जहाज की पेंटिंग मिली, उसी को देखते हुए उसी से प्रेरित होकर इसको बनाया गया है और ये पारंपरिक भारतीय जहाज निर्माण तकनीकों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। इस जहाज की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, छवि दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। एनजीओ जानते हैं आप, आज भारत में इनकी तादाद काफी है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन नहीं होते हैं, सामाजिक कार्य में लगे होते हैं। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न में भी प्रश्न आपको मिल गया। और विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को जो मनाया गया, अब आपसे पूछा जा रहा है पहली बार औपचारिक रूप से मान्यता इसको कब मिली थी। विकल्प आपके सामने है 2005, 2010, 2012 या 2014। तो इसका सही जवाब है 2010 में। क्योंकि औपचारिक मान्यता की बात हो रही है तो विकल्प बी आपका सही होगा। व्याख्या को देखिए तो देखिए 27 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। अब गैर सरकारी संगठनों के योगदान को पहचान देना इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हर 27 फरवरी को ये मनाया जाता है। समाज में एनजीओ की भूमिका के प्रति कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, इसके पीछे ये भी एक लक्ष्य है और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मानित करना भी एक लक्ष्य है। भारत में अगर आप देखें तो 30 लाख से अधिक गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं और विश्व एनजीओ दिवस के इतिहास की अगर बात करेंगे तो 17 अप्रैल 2010 को जो नवा बाल्टिक सी एनजीओ फोरम था उसके 12 सदस्य देशों ने इसको औपचारिक मान्यता दी थी। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था औपचारिक मान्यता की बात, तो 2010 विकल्प सही था। हालांकि 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य संकल्प के माध्यम से इस दिवस को अपनाया गया 2012 में और 2014 में आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। तो इस दिवस की कल्पना किसने की तो ब्रिटेन के एक सामाजिक उद्यमी थे जिनका नाम था मार्सिस लायर्स स्कॉटमैनिस। तो मार्सिस लायर्स स्कॉटमैनिस ने ही एनजीओ की परिकल्पना की थी और पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया तो उस समय उसका उद्घाटन भी मार्सिस लायर्स स्कॉटमैनिस द्वारा ही किया गया था। इसका महत्व उद्देश्य क्या है तो दुनिया भर में जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके बेहतरीन योगदान को कैसे और उजागर किया जाए। अगला प्रश्न है कि नक्शा योजना किन शहरों पर लागू की जा रही। विकल्प ए केवल बड़े महानगरों में, विकल्प बी 35 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल और 2 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में, विकल्प सी केवल स्मार्ट सिटी वाले शहरों में या विकल्प डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए यहाँ पर इसका जो विकल्प बी है वो सही है।
क्योंकि जो नक्शा योजना है बेसिकली जो शहर के क्षेत्र है वहां पर जो भू अभिलेख है उनका डिजिटलीकरण करने के लिए ये इसकी घोषणा की गई है। तो इसका उद्देश्य जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू किया जा रहा है, उद्देश्य ये है कि फिलहाल जो नगर निकाय हैं वहां पर, और उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया 152 नगर निकायों में 26 राज्यों के इस योजना को शुरू किया जाएगा 1 वर्ष के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसकी घोषणा की गई है। तो 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल उनका होना चाहिए जिन नगर निकायों में, और साथ साथ 2 लाख से कम वहां की जनसंख्या होनी चाहिए। वही उसी क्राइटेरिया को फिलहाल इसमें अभी जहां पर ये शुरू हुई है वहां पर ये रखा गया है। तो बी विकल्प सही था आपका। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नक्शा जो पहल है इसका शुभारंभ किया, और इसका उद्देश्य है कि शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण किया जाए ड्रोन के आधार पर, और कुछ आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके उसका सर्वेक्षण पहले किया जाएगा, दूसरे चरण में फिर उसका भौतिक रूप से जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा, दोनों का मिलान किया जाएगा, जो आपत्तियां होंगी उसका, जो दावे होंगे उसका निस्तारण करते हुए अंत में एक नक्शा प्रकाशित किया जाएगा जो फाइनल रूप से होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण जो कार्यक्रम है DILRMP के तहत इसकी शुरुआत हुई है, और लक्ष्य यही है कि शहरी भूमि अभिलेखों को कैसे हम डिजिटलाइज कर सकें, आधुनिक कर सकें, संपत्ति स्वामित्व और लेन देन में पारदर्शिता को कैसे बेहतर कर सके, ताकि जो संपत्ति के लेन देन को लेकर एक ही संपत्ति को के कई दावेदार हो जाते हैं, जो कागज पत्र प्रमाण पत्र में जो हेराफेरी होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ इसका कार्यान्वयन की अगर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। कस्बों और शहरों को बेहतर भूमि प्रशासन के लिए मानचित्रण पर केंद्रित है, और जैसा कि शुरू में ही बताया मैंने आपको कि 26 राज्यों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट योजना के रूप में इसको शुरू किया गया है। क्राइटेरिया ये आप देख लें, पूछा जा सकता है। 1 वर्ष के लिए पायलट प्रोजेक्ट की जो है की शुरुआत हुई है। अगला है गोल्डन कार्ड वीजा, काफी चर्चा में है इस समय। गोल्डन कार्ड वीजा कार्यक्रम किस मौजूदा वीजा कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? पहले तो आप ये जानें कहाँ प्रस्तावित किया गया है। तो देखिए ये जो गोल्डन कार्ड वीजा कार्यक्रम है ये अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है, इसकी वजह से काफी चर्चा हो रही है। इसका सही विकल्प आपसे पूछा जा रहा है कि किसको प्रतिस्थापित किया, मतलब किस व्यवस्था को ये हटाएगा, और ये व्यवस्था अगर आती है तो ये व्यवस्था किसको रिप्लेस करेगी। तो ये EB-5 वीजा जो व्यवस्था है मौजूदा वहां पर अमेरिका में उसको ये प्रतिस्थापित करेगा। सी विकल्प होगा सही आपका। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने नया गोल्ड कार्ड वीजा शुरू किया और ये EB-5 वीजा कार्यक्रम की जगह लेगा। इसके तहत क्या होगा कि 5 मिलियन लगभग 41 करोड़ रुपए का निवेश करने पर, अगर आप 5 मिलियन आपके पास है वहां पर आप निवेश करते हैं अमेरिका में जाके, तो आपको क्या मिलेगा? ग्रीन कार्ड और नागरिकता का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। और गोल्डन कार्ड वीजा बनाम अगर EB-5 वीजा की तुलना करें तो जो EB-5 वीजा था उसके अंतर्गत अमेरिकी कंपनियों में निवेश के साथ साथ आपको वहां पर नौकरियों का भी सृजन करना था। कम से कम 10 अमेरिकी लोगों के लिए आप जॉब का आप सृजन करते हैं, ये कंडीशन भी उसमें थी। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे क्या किया गया है कि 5 मिलियन का भुगतान करिए और ग्रीन कार्ड आपको उसके बाद मिल जाएगा, और नए वीजा में नौकरियां पैदा करने की यहाँ पर कोई शर्त नहीं रखी गई है। अब इसके लाभ वहां पर बताए जा रहे हैं, उनके अपने पक्ष हैं कि इससे क्या होगा कि अमेरिका में निवेश जो है वो बढ़ेगा, अमेरिकी निवेशकों के लिए अमेरिका में स्थायी निवास पाने का एक आसान तरीका भी होगा, और अमेरिका की रियल एस्टेट, लग्जरी मार्केट और अन्य उद्योगों को इससे बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी हैं। चिंताओं के तौर पे कहा जा रहा है कि इससे नागरिकता बिक्री पर कह के इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये तो एक तरह से नागरिकता की बिक्री की जा रही है, नागरिकता को $5 मिलियन में आप बेच रहे हैं। तो दूसरे आरोप प्रत्यारोप ये भी हैं, ये दोनों पक्ष हैं। अगला प्रश्न है स्फीयर एक्स टेलीस्कोप का लॉन्च स्थल कौन सा है? स्फीयर एक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, क्षमा करें, कैप कैनावेरल फ्लोरिडा, बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया, या बैकोनूर कॉस्मोड्रोम। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से इसको फॉल्कन 9 जो रॉकेट है उसके जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा और नासा इसको लॉन्च करेगा। क्या है टेलीस्कोप? तो देखिए लॉन्च स्थान क्या है? वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। यह एक मेगाफोन के आकार का अंतरिक्ष टेलीस्कोप है और 2 वर्ष की इसकी अवधि होगी। ये अंतरिक्ष में जाएगा और वहां पर ब्रह्मांड का मानचित्रण करेगा और ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दोनों प्रकार के प्रकाश का अध्ययन करेगा।
कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जो कि एक घटना 14 अरब साल पहले घटी थी, जो कि ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज फैला था, ये बात इसके अंतर्गत कही जाती है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन के अंतर्गत। उसका भी अध्ययन करेगा, साथ ही साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं का विकास, हमारी आकाश गंगा जो मिल्की वे है उसमें पानी और जीवन के निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ये वहां पर जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, साथ ही साथ अणुओं की उपस्थिति का पता लगाएगा और स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग तकनीकी से 450 मिलियन आकाश गंगाओं की 3D स्थिति की भी ये माप करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ध्यान दीजिएगा, हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस संस्थान में बनाया गया है? ये IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT बॉम्बे? तो इसका सही जवाब है IIT मद्रास। देखिए, जो हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है बेसिकली एक बहुत तेज चलने वाली, हम कह सकते हैं, रेलगाड़ी होगी। रेलगाड़ी तो काफी बड़ी होती है, लेकिन ये कैप्सूल की जैसी रेलगाड़ी होगी। आप कह सकते हैं जैसे मेट्रो देखते हैं, मेट्रो में कई बोगियां, 4-5 बोगियां होती हैं, इसमें क्या होगा, कैप्सूल जैसी संरचना बनाई जाएगी और एक, मान लीजिए ऐसे पाइप है, ठीक है, इसमें एक कैप्सूल जैसी संरचना होगी और यहाँ पर होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कैप्सूल ही आपकी ट्रेन होगी और ये हवा में बीच में ही इसके गति करेगी और कोई घर्षण नहीं होगा, इसलिए इसकी स्पीड, ऐसा कहा जा रहा है कि 1200 किलोमीटर की स्पीड जो होगी, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी, तो काफी कम समय में ये दूरी तय करेगी। अब इसको IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ये दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, तो IIT मद्रास यहाँ पर सही जवाब था। और ये भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 422 मीटर लंबा ट्रैक IIT मद्रास का जो है वहां पर फिलहाल इसको बनाने की बात है। अब ये बहुत तेज ट्रेनों की तरह काम करेगा, चुंबक की ताकत जिसको मैग्नेटिक लिविटेशन कहते हैं, और पॉड, पॉड मतलब कैप्सूल जैसी एक गाड़ी बनाई जाएगी, हवा में तैरते हुए ये चलेगी और बंद ट्यूब में इसको चलाया जाएगा, जिससे कोई भी घर्षण या रगड़ नहीं होगा, जिससे 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। अगला है, झुमेर बिनंदिनी 2025 कार्यक्रम में लगभग 8000 कलाकार भागीदार बने, यह आयोजन किस शहर में हुआ? आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब क्या है आप बताइए? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर या शिलचर? तो देखिए, जो असम में जो चाय की खेती करने वाली जो जनजातीय हैं, उनकी हम कह सकते हैं परंपरागत विरासत के तौर पर झुमेर बिनंदिनी, जिसको झूमर नृत्य भी कहा जाता है, झुमेर भी कहा जाता है, वो किया जाता है। ये इसका आयोजन ग्रुप में एक साथ लगभग 8,000 से ज्यादा ही संख्या थी, लोगों ने वहां पर नृत्य किया और ये किया गया गुवाहाटी में। तो यहाँ ए विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति भी रही, एक बड़ा कार्यक्रम था और इसके माध्यम से ये कोशिश की गई है कि जो चाय की कृषि है, जो चाय की खेती वहाँ की जाती है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के साथ साथ एक आर्थिक क्षेत्र में भी उनके आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रयास करते हुए वैश्विक स्तर पर इसको दर्शाना था, उसको, इसके महत्व को उजागर करना था। तो झुमेर बिनंदिनी नृत्य जो है, इसे झूमर भी कहा जाता है। असम की जो टी ट्राइब्स थी, जो चाय की खेती करने वाले जो जनजाति समूह हैं, उनके द्वारा ये विभिन्न अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। विशेष रूप से फसल की कटाई के समय किया जाने वाला ये पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके अलावा विवाह, त्योहार, सामुदायिक उत्सवों के दौरान भी इस नृत्य को किया जाता है और ये नृत्य जब किया जाता है तो समूह में किया जाता है। जो महिलाएं होती हैं वो ग्रुप में होती हैं, एक दूसरे के कंधे से हाथ मिला के ज्वाइंट होती हैं और साथ साथ इसमें जो पैर होता है, फुटवर्क होता है, वो एक साथ उसको फुटवर्क करके इस नृत्य को किया जाता है। संगीत और वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो मादल, ढोल, ताल, बांसुरी, ये कुछ पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जिसको कि ये नृत्य करते समय बजाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। पुरुषों के द्वारा जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ पुरुष और महिलाएं गोलाकार समूह बनाकर एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करते हैं। यह नृत्य तालबद्ध पदचाप, जो कि बताया मैंने, फुटवर्क जो होगा, लयबद्ध गतियों और जीवंत संगीत से भरा होता है। महिलाएं जो होती हैं वो रंगीन साड़ियां और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और महत्व यह है कि यह नृत्य सांस्कृतिक एकता, समावेशिता और गर्व का प्रतीक है। देखिए, जब इसकी खेती होती थी, चाय की खेती होती थी, तो अमूमन ये लोग दूसरी जगहों से, छोटा नागपुर का जो पठार वाला एरिया था या अन्य जगहों से, उड़ीसा से, यहाँ पर जाके इन श्रमिकों को वहां पर ले जाया गया और वहां पर इन्हें झूठे वादे करके ले जाया गया और उसके बाद वहां पर इनका शोषण हुआ। तो ये उस दारुण जो दशा थी उसका भी वर्णन होता है इन गीतों के माध्यम से। तो इसलिए झुमेर बिनंदिनी का एक साथ प्रदर्शन ये एक सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी है। अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इसका सही जवाब जरूर देंगे।
प्रश्न है कि झुमेरी बिनंदनी नृत्य के दौरान कौन से पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? विकल्प ए मृदंग, सितार, बांसुरी। विकल्प बी मादल, ढोल, ताल, बांसुरी। विकल्प सी तबला, गिटार, शंख। या विकल्प डी नगाड़ा, हारमोनियम, ड्रम। हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।